बच्चों प्रीवियस चैप्टर जो था हमारा डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस चैप्टर 5 था पॉलिटिकल साइंस का। एंड इन दिस चैप्टर वी वर स्टडिंग द थॉट्स ऑफ वेरियस थिंकर्स। अलग अलग थिंकर्स के थॉट्स को हम स्टडी कर रहे थे। तो वी हैव स्टडीड अबाउट जयप्रकाश नारायण एंड टोटल रिवोल्यूशन एंड previous to this, prior to this, we have discussed about Ram Manohar Lohia and socialism. As we know, there were three ideologies: capitalism, socialism and communalism. So capitalism was focusing on the individualism and socialism on the ownership of whole society. So here in this particular topic of Ram Manohar Lohia on socialism, we are going to study what thoughts were given by Ram Manohar Lohia on socialism. In the previous part, what we have studied that he has given a different notion. He was the first Indian thinker. उन्होंने कहा कि वेस्टर्न जो सोशलिज्म है, हमारा सोशलिज्म उससे टोटली अलग है, बिकॉज इट इज़ द सर्कमस्टेंसेस आर टोटली डिफरेंट इन इंडिया रादर देन द अदर कंट्रीज। जब कंट्री की सिचुएशन अलग है, सर्कमस्टेंसेस अलग हैं, सो सोशलिज्म भी अलग तरह का होगा। सो दिस थॉट वॉज फर्स्टली गिवन बाय राम मनोहर लोहिया एंड सो मैनी थिंग्स ही जस्ट शेयर्ड विद अस वाया बुक्स एंड हिज थॉट्स। So today we are going to continue with the thoughts of Ram Manohar Lohia and on socialism, and he has expressed few ideas about capitalists and communism also. क्या ऐसी कमी थी कि वो इंडिया में एप्लीकेबल नहीं हो पा रहे थे? कौन सी चीज़ें? दो आइडियोलॉजीज होती, कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। लोहिया बिलीव दैट कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म आर बेस्ड ऑन सेंट्रलाइज पावर। द मेन थिंग इज कि वो क्या कहते थे कि कैपिटलिज्म और कम्युनिस्ट जो हैं वो सेंट्रलाइज पावर पर बेस्ड हैं। क्या कह रहे हैं कि जो रिसोर्सेज हैं, द ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज विल बी इन द सिंगल हैंड और इंडिविजुअल्स इन कैपिटलिज्म एंड द ग्रुप ऑफ पीपल इन कम्युनिज्म। So he was totally disagreeing with the fact that these particular ideologies are applicable for India. Incapable of ushering in social transformation. अभी क्या कर रहे हैं ये जो आइडियोलॉजीज हैं इंडिया के अकॉर्डिंग इनकैपेबल है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, लिबर्टी और कल्चर के लिए। सो ये हमारे इंडिया के लिए सुटेबल नहीं है। इट वॉज थॉट ऑफ राम मनोहर लोहिया। So when he expressed his thought about socialism, he expressed his views about the ideologies which were already existing in the world. Then socialism does not believe in limited capitalism or mixed economy. अब कहते हैं कि ये सिर्फ कैपिटलिज्म नहीं है, लिमिटेड कैपिटलिज्म हो या मिक्स इकोनॉमी हो जिसमें जो हम कहते हैं कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो सोशलिस्ट पार्ट का होते हैं, कुछ कैपिटलिस्ट होते हैं, मतलब कुछ पे ओनरशिप प्राइवेट होती है और कुछ पे सोसाइटी की होती है। तो इट वॉज नॉट ओनली दैट ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिज्म इज टू एस्टैब्लिश अ फ्री एंड डिसेंट्रलाइज सोसाइटी। क्या ऑब्जेक्टिव है? एक ऐसी सोसाइटी जो फ्री हो और डिसेंट्रलाइज सोसाइटी हो बाय eliminating capitalism and centralized power society. So what he wanted to establish a society which is decentralized. जो बात हम बार बार प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, कि जब पावर एक हाथ में नहीं होती, डिसेंट्रलाइज होती है, देन इट विल बी एबल टू रीच इन द ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द पीपल। हर व्यक्ति तक वो पहुंच जाती है। तो ये क्या हुआ? ये डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। सो ही वॉज बिलीविंग कि जो सोशलिज्म है, जिस आइडियोलॉजी को हम अडॉप्ट करें उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? टू स्टैब्लिश एक ऐसी सोसाइटी स्टैब्लिश करना जो कि फ्री हो। फ्री मतलब पीपल मस्ट बी फ्री टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स और फॉर एनी ऑक्यूपेशन or to show their talent or all. So it should be like that and it should be decentralized also. अगर आप पावर को किसी एक पर्टिकुलर सेंटर में सेंट्रलाइज कर लेंगे तो वो सेंटर क्या करेगा? वो सेंटर डोमिनेट करना स्टार्ट कर देगा। तो जब डोमिनेशन होता है देन वेलफेयर मोटिव इज इग्नोर्ड। वेलफेयर मोटिव क्या होता है? वो इग्नोर होने लगता है। सो इट वॉज फोकसिंग ऑन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, कि जो पावर्स होनी चाहिए वो डिसेंट्रलाइज हो। उसमें हम बाद में देखेंगे किस तरह से उन्होंने 4 फोल्ड मॉडल जो था उसको एक्सप्रेस किया था। Then Lohia socialist stand for socialization of the means of production. अब क्या कह रहे हैं? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का सोशलाइजेशन हो। कुछ हैंडफुल लोगों के कुछ थोड़े से लोग जो होते हैं उनके पास में सेंट्रलाइज ना हो वो रिसोर्सेज,
उसका डिसेंट्रलाइजेशन हो, एक इक्वल अमाउंट में सभी तक उसका प्रॉफिट बेनिफिट पहुंचे, देन ओनली देयर इज द मीन ऑफ सोशलिज्म. So it was the thought of Lohia. So Lohia socialism stand for socialization and the means of production. It stands for equality and prosperity. किस लिए स्टैंड करता है ये? इक्वालिटी एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए, कि हम जो है समाज में, सोसाइटी में क्या स्टैब्लिश करें? इक्वालिटी स्टैब्लिश करें. तो इक्वालिटी स्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है. ओनली इन दैट केस, देखिए सोशलिस्ट क्या कहता है कि सोसाइटी के एवरी क्लास, इन ईच एंड एवरी पर्सन शुड गेट द बेनिफिट. अब वो बेनिफिट कैसे गेन होगा? जब उन मीन्स को हम प्रॉपरली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो दैट इज द मेन थिंग ऑफ द सोशलिज्म. इट स्टैंड्स फॉर इक्वालिटी एंड प्रॉस्पेरिटी. और जब इक्वालिटी होगी सो प्रॉस्पेरिटी विल बी देयर. मतलब ऐसा नहीं होगा कि समाज का जो एक क्लास है, सोसाइटी का एक जो क्लास है वही डेवलप हो रहा है, बाकी जो लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं. नो, इट शुड बी द इक्वल डेवलपमेंट ऑफ ऑल. सभी का इक्वल डेवलपमेंट होना चाहिए. दैट इज स्टैंड फॉर इक्वालिटी एंड द प्रॉस्पेरिटी. लोहिया एक्सप्रेस इन हिज व्हील ऑफ हिस्ट्री. अब उन्होंने बुक्स भी लिखी. देखिए हम जो भी थिंकर्स देखते हैं, चाहे आप महात्मा गांधी देखें या जयप्रकाश नारायण देखें, सो दे वर रिप्रेजेंटिंग देयर थॉट्स बाय राइटिंग देयर थॉट्स. और उन थॉट्स को वो क्या करते थे? दे वर कलेक्टिंग दैम, कंपाइलिंग दैम इन अ बुक. सो इन द सेम वे लोहिया ऑल्सो रोट his thoughts in the wheel of history that human history is characterized by a fight between crystallized caste and loosely cohesive classes. कि इन्होंने इस पर्टिकुलर बुक में बताया कि ह्यूमन हिस्ट्री क्या रही है. जो हमारी जो हिस्ट्री है वो क्या बताती है कि ऑलवेज देयर आर टू sections, two classes in society, and every time there is a fight, there is clash between these two. ये क्या कह रहे हैं कि there is a fight between crystallized caste, जो crystallized caste होती हैं, और loosely cohesive classes. क्लास इंटरवल जो होता है ये आपस में जो इनमें एक स्ट्रगल रहता है. दे यूज टू फाइट विद ईच अदर. तो इस तरह की एक डिसएग्रीमेंट रहता है समाज के इन टू क्लासेस के बीच में. सो इन नटशेल व्हाट वी कैन से कि द लोहिया वॉज इन फेवर ऑफ द सोशलिज्म विच इज प्रैक्टिकल, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, सोसाइटी में सभी को बेनिफिट दे पाए और सिर्फ एक आइडियोलॉजिकल बेस पे ना स्टैब्लिश होके वो एक्चुअल जो रियल लोग हैं उन तक वो पहुँचे उसका प्रॉफिट, और जो डिस्टिंक्शंस हैं सोसाइटी के वो एलिमिनेट हो, इक्वालिटी मेंटेन हो. सो दीज वर द मेन पॉइंट्स ऑफ द सोशलिज्म ऑफ राम मनोहर लोहिया जो उन्होंने बताए हैं. इनको हम देखें तो ये सिर्फ यही नहीं बता रहे कि सोशलिज्म इंपॉर्टेंट क्यों है, बट ये भी बता रहे हैं कि कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म क्यों हमारे लिए सूटेबल नहीं है. भाई अगर हम इफ़ आई एम टेलिंग द पर्टिकुलर आइडियोलॉजी सूटेबल फॉर आवर कंट्री, सो व्हाट विल बी द रीज़न, व्हाट विल बी द रीजंस कि बाकी जो आइडियोलॉजी उनको हम नकार रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं. सो ही हैज़ गिवन दैट आंसर ऑल्सो कि वाई दीज आर नॉट beneficial for us. Then in the last point, conventional and ordered socialism was therefore a dead doctrine and dying organization. क्या कहते थे वो कि जो conventional socialism है, जो पुरानी हमने वेस्ट से लिया है या जो हम सोशलिस्ट के डॉक्ट्राइन को एज इट इज कहीं से अडॉप्ट कर रहे हैं, वो क्या है? देयरफॉर अ डेड डॉक्ट्राइन. एक डेड डॉक्ट्राइन है, मतलब उसमें कुछ भी लाइव नहीं है, उसका कोई भी जो पार्ट है वो जो लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करेगा. लाइक दैट. एंड डाइंग ऑर्गेनाइजेशन, एक डाइंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कोई भी लाइफ नहीं है, जिसमें जैसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. तो क्या हुआ? तो ही वॉज टोटली डिसएग्री विद द सोशलिज्म विच वॉज एग्जिस्टिंग, जो पहले एग्जिस्ट हो रहा था. तो क्या हुआ? इसके लिए क्या किया? Then he introduced new socialism. उन्होंने कहा एक नया socialism which is applicable, which is suitable according to the circumstances of India that need to be adopted. उसको अडॉप्ट किया जाना चाहिए. तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इसलिए ये बात कही कि we have to adopt a new doctrine of socialism which should be
एप्लीकेबल टू द इंडिया, हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, हमारे यहाँ जो क्लासेस हैं, हमारी जो डाइवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग एक नया सोशलिज्म जो है वो स्टैब्लिश हो, जिसमें वेराइटी ऑफ इक्वालिटी शुड बी देयर, जो कि हम सप्त क्रांति में पढ़ेंगे। ही इंट्रोड्यूस सप्त क्रांति ऑल्सो। सो हेयर वी नीड टू रिवाइज। पहला क्या किया, ही बिलीव दैट कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिज्म आर बेस्ड ऑन सेंट्रलाइज पावर। तो हमें किस पे फोकस करना है सोशलिज्म में, डिसेंट्रलाइज पावर पे। देन इनकैपेबल है ये एंड अशरिंग इन द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड लिबर्टी एंड कल्चर, ये इसलिए कैपेबल नहीं हो पाएगा। सोशलिस्ट डज नॉट बिलीव इन लिमिटेड कैपिटलिस्ट और मिक्स इकोनॉमी। अब ये कोई लिमिटेड कैपिटलिस्ट नहीं है, मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं है, इट इज मोर देन दैट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिज्म इज टू एस्टैब्लिश फ्री एंड डिसेंट्रलाइज्ड सोसाइटी बाय एलिमिनेटिंग कैपिटलिस्ट एंड सेंट्रलाइज्ड पावर, जिसको उन्होंने पहले इग्नोर किया कि हमको इनको एलिमिनेट करना चाहिए। Then Lohia social stand for socialization of the means of production। अब किस पे बेस करता है ये, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के सोशलाइजेशन पे फोकस करता है। देन इट स्टैंड फॉर इक्वालिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, इक्वालिटी और प्रॉस्पेरिटी को इसमें मेंटेन किया जाता है। देन लोहिया एक्सप्रेस इन हिज बुक व्हील ऑफ हिस्ट्री दैट ह्यूमन हिस्ट्री इज कैरेक्टराइज्ड, दो तरह के क्लास होते हैं, हायर अपर क्लास एंड लोअर क्लास, उनके बीच का एक स्ट्रगल जो है वो चलता रहता है। देन उन्होंने किसको अपोज किया, ही अपोज कन्वेंशनल एंड ऑर्डर्ड सोशलिज्म, जो कि डेड डॉक्ट्राइन है और डाइंग ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें एक नए सोशलिज्म की ज़रूरत है जो कि हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग सूटेबल हो और इंडिया पे एप्लीकेबल हो। सो इन सच अ वे लोहिया एक्सप्रेस्ड his views in details about socialism. Along with that, he presented a new doctrine of new socialism that is only for India and suitable for India, and for the same we will study in the next lecture of the same particular topic, Ram Manohar Lohiya's topic, and in the that topic we will discuss about the Sapt Krantis, what were the 7 parts of that, and how new socialism became so much famous and the people were admiring that, and the Lohiya's socialism was there to change the society or to eliminate the difference between the classes. So that we are going to study in the next part. So till now you just need to read the topic. I will send you the notes because in the book it is not in the detailed sense. You have to read it now and then you have to learn the terms ki which particular term was given by whom and what were the main speciality of their thoughts. Unke thoughts ki main speciality kya thi, that all you need to learn properly. So till then do revise and don't forget to read the notes for that same. In that way you will be able to understand the each and every aspect of the topic. So that's all for today. Thank you so much.